लोग एक पब्लिक मीटिंग शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मतलब दो तीन चीजें ध्यान देने की जरूरत है। एक तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग तारीखों में याद करें तो कल 16 मई 2016 था। 16 मई को हम जानते हैं कि मोदी सरकार तमाम तरीके से मतलब मीडिया के बलबूते पे और जो अपनी कॉर्पोरेट परिस्थिति थी उसके बलबूते पे सरकार में आई। लेकिन उसके साथ साथ इन 2 सालों में कई ऐसे वाक़ये हुए कि जो हम लोग फांसीवाद और इस तरह की तमाम कयास लगा रहे थे कि वो कैसा होगा देखने में, उसकी तमाम संरचनाएं हमारे सामने आई। उन संरचनाओं में से एक सामने थी ये जो हिंदुत्व टेरर, जिस सैफरान टेरर को लेकर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप अगर देखिए तो 2008 अक्टूबर में जब साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी होती है, हेमंत करकरे की एटीएस टीम इस चीज को खुलासा करती है और उसकी गिरफ्तारी होती है, तब एक तरह से उस चीज को चैलेंज कर रहा था। तो जो लगातार हमारे समाज में बनाया जाता है कि टेरर जैसे ही नाम ले जाता है, खासकर पोस्ट 9/11 जो एक पूरा टेरर का कॉन्टेस्ट खड़ा हुआ था कि टेरर का जैसे नाम लिया जाएगा तुरंत एक दिमाग में पिक्चर आ जाएगी कोई मुस्लिम यूथ या उसके तमाम लिंक कुछ जगहों से जैसे आजमगढ़ और इस तरह से जोड़ के। लेकिन अक्टूबर 2008 में जब ये प्रज्ञा ठाकुर और इसका एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा होता है जिसमें अजमेर ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट, मेक्का मस्जिद हैदराबाद का ब्लास्ट, साथ ही साथ मोडासा में जो ब्लास्ट हुआ था, इन सब के जो तार जुड़े हुए थे उनका खुलासा होता है। तो इस स्टिग्मेटाइजेशन को एक बड़ा चैलेंज मिलता है, बड़ा धक्का लगता है। साथ साथ हम लोग देखते हैं उसमें कई सारी प्रक्रियाएं चली, कई सारे खुलासे हुए, पूरा नेटवर्क खुल के सामने आया जिसमें एक था बीएस स्कूल के द्वारा चलाया जा रहा मिलिट्री स्कूल, जिसमें इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह से आप मुस्लिम वर्सेस हिंदू का पूरा एक वो चला के पूरा एक संरचना बना के आप कैसे अपने टेरर नेटवर्क को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि इसके साथ साथ कि मतलब तमाम लोग जो इसमें शामिल थे, जैसे जानते हैं आप लोग सारे लोग की साध्वी प्रज्ञा एक्स एबीवीपी मेंबर है। उसके अलावा इसमें शामिल तमाम लोग जो लाइन बाई लाइन जिनका नाम आता रहा, चाहे असीमानंद हो, चाहे मेजर कुलकर्णी हो, इस तरह के तमाम लोगों का कहीं ना कहीं संबंध आरएसएस या जिनको वो लोग समय समय पर बोलते रहते हैं फ्रिंज ग्रुप जैसे अभिनव भारत या सनातन संस्था, इससे रहे। एक अहम बात जो इन पूरे केसेस में खुल के आई वो ये थी कि जिस तरह से आज हम लोग सरकार में देख रहे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति कुछ बोल देती हैं, योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदू युवा वाहिनी के तहत पूरा एक नेटवर्क चलाते हैं जो लोगों को टेरराइज करता है, लोगों को घरों से निकाल के मार देता है, ट्रेन से निकाल के मार देता है। और हर एक प्रोग्राम पे, चाहे वो हर त्योहार हो वहाँ पे मनाए जाने वाले, उन पे लगातार धमकी देके ये कहता है कि हम इस तरह से वर्सेज वाला पूरा चला के एक कम्युनिटी को टेरराइज करके रखेंगे। लेकिन ये नेटवर्क जो था वो खुलासा कर रहा था कि जिस तरह से हम मतलब कहीं पे बम धमाके होते हैं, कहीं पे भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तुरंत एक पिक्चर बना देते हैं। उसको चैलेंज करते हुए एक खुलासा कर रहा था कि भाई केवल सवाल, अगर आप आतंकवाद की बात करते हैं तो केवल सवाल एक कम्युनिटी से जुड़ा नहीं होता है। आतंकवाद का चेहरा होता है कि जो आतंकित करना चाहता है वही आतंकवादी कहलाएगा। जब 2014 में मोदी सरकार 16 मई को आती है, उसके बाद से लगातार कुछ हम लोग घटनाएं देखते हैं जिनसे हम लगातार आतंकित होते हैं अपने समाज में। चाहे वो जस्ट शपथ लेने के बाद मोदी के मोहसिन शेख का पुणे में मारा जाना हो, और यहाँ तक आते आते दादरी में अखलाक का मारा जाना हो, और लेटेस्ट में चाहे वो आजमगढ़ के दंगे हो। इन सारी चीजों में एक बात खुल के आती है कि ये एक ऐसी विचारधारा की सत्ता है जो लगातार टेरर के नाम पे अपनी शासन चलाना चाहता है। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसी सत्ता के लोग, उसी हुकूमत के लोग साथ साथ कर क्या रहे हैं। आप और जो आज तमाम हम लोगों ने जब फेसबुक पे इस इवेंट को बनाया तो तमाम लोग आज सवाल पूछ रहे थे। अभी तो 9 लोगों का एक्विटल हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, 9 मुस्लिम्स का जो 2006 ब्लास्ट में फ्रेम किए गए थे, उनका एक्विटल हुआ। तब आप उसके एक्विटल के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, इनके एक्विटल के बारे में बोल रहे हैं। साथ ही साथ लोग कहते हैं कि आप जैसे ही मुस्लिम लोग पकड़े जाते हैं तुरंत आप चिल्लाने लगते हैं ह्यूमन राइट, और इसमें आप कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा को सजा मिलनी चाहिए। हम 2-3 बातें इसमें साफ करना चाहते हैं। एक तो जो मकोका जैसे कानून है या यूएपी जैसे कानून है, हम लोग जानते हैं, हम
नहीं करते हैं। हम लोग समझते हैं इस बात को कि मकोका में या यूएपी में इस पकड़े जाने वाले अधिकतर लोग माइनॉरिटी, दलित, आदिवासी कम्युनिटी से होते हैं, जिनको वाकई में फ्रेम करके दोषी बनाया जाता है, जिनको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने छोड़ा है और इस चीज को साबित किया है कि जितनी भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो एटीएस हो, चाहे दिल्ली की स्पेशल सेल हो जिसके बारे में मनीषा ने काफी विस्तार से लिखा है, ये सारी एजेंसियों ने लोगों को बार बार फ्रेम किया है और उनको एक तरह से कहा जाए आतंकवाद का पूरा आर्कियोलॉजी खड़ा किया है लोगों के दिमाग में कि आतंकवाद कैसा होगा। उसको मीडिया के थ्रू प्रचारित किया है, उसको अपनी तमाम तरह के एविडेंस को गढ़ के प्रचारित किया है। लेकिन इस केस में क्या महत्वपूर्ण है, क्या हम साध्वी प्रज्ञा के उस मानव अधिकार का भी विरोध कर रहे हैं कि जो उसको एज ए ह्यूमन होने के नाते मिलना चाहिए? बात ये नहीं है। बात यह है कि हम उस चीज को चैलेंज करना चाहते हैं जिसको पोस्ट 9/11 और जिसको हिंदुत्व नेटवर्क, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जरिए लगातार भारतीय समाज में धसाया जाता है। एक कॉमन सेंसिकल लॉजिक बनाया जाता है कि आतंकवाद का चेहरा होगा तो एक तरह का पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से जुड़ा होगा। साथ ही साथ इसको एक बात और बोलना जरूरी है, जब हम बात करते हैं कि साध्वी प्रज्ञा के बारे में तो बोल रहे हैं और 9 एक्विटल्स हुए तो उनके बारे में बात केवल 9 एक्विटल्स की नहीं। पहली बात तो वो सारे एक्विटल्स सुप्रीम कोर्ट से हुए, उसमें एनआईए और इस तरह की एजेंसी का कोई हाथ नहीं था। साथ ही साथ इसमें एक बड़ी बारीक चीज है जिसको आप मतलब जानेंगे, और अगर पूरी जो अभी हमारे स्पीकर रखेंगे भी इस बात को, लेकिन अगर पूरी आप प्रोसेस को देखेंगे, मतलब आप रोहिणी सालियान ने जो आज से लगभग 3-4 महीने पहले वार्निंग दी थी, हमारे सारे न्यूज़पेपर्स में वो रिपोर्ट हुई एक बार इंडियन एक्सप्रेस में आने के बाद। वो वार्निंग क्या थी? कोई हुकूमत में बैठा लोग उससे कह रहा है कि आप इन केसेस में स्लो हो जाइए, आप इन केसेस में सॉफ्ट हो जाइए। तब जब हम बात करते हैं, क्या हम इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे? क्या हम नहीं देखेंगे कौन सी आइडियोलॉजी इस समय रूल कर रही है और उस आइडियोलॉजी के बैठे हुए लोग, उस आइडियोलॉजी में बैठे, उस आइडियोलॉजी की गाड़ी चलाने वाले लोग जब टेरर केसेस और इस तरह के केसेस में फंसे हुए हैं तब उनसे कहा जा रहा है कि आप स्लो हो जाइए। तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पब्लिक ड्यूटी करने के लिए मना किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बात थी, आप लोग जानते हैं कि एक केस जिसमें जो इसमें पूरी तरह से बंद हो गया वो था मोडासा ब्लास्ट। एक नेटवर्क ऑफ केसेस था, अजमेर, समझौता, मक्का ब्लास्ट, मोडासा ब्लास्ट। मोडासा ब्लास्ट बंद क्यों हो गया जबकि ठीक उसी तरह का केस था इस तरह का मालेगांव। आप जानते हैं कि मोडासा गुजरात की एक तहसील है। उस समय गुजरात में और लगातार गुजरात में बीजेपी की सरकार रही है जिसने पूरी तरह से इस केस को स्कटल किया, उसको बंद करने के लिए मजबूर किया और वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने ये बोल दिया कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं। जबकि लगातार एटीएस और उसकी रिपोर्ट में ये आता रहा कि मोडासा, मालेगांव, इन सारे के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो कर्नल पुरोहित, जो कुलकर्णी, जो प्रज्ञा ठाकुर इसमें शामिल थे, वही इन सारे ब्लास्ट में लगातार अपने नेटवर्क के जरिए करते रहे। हम लोग एक बात को एकदम अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं और समझना जरूरी भी है कि जब हम बात करते हैं कि ठीक है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर छूट जाएंगी और एनआईए ने उन पर डील दी है, तब बात केवल इतनी नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा छूट जाएंगी और किसी एक का बरी हो जाना। आप देखिए जब से ये सरकार आई है, डीजी वंजारा, पीपी पांडे, माया कोटानी और ऐसे तमाम लोग खुले झूठ, मतलब जिसको कहते हैं कि इम्प्यूनिटी इंजॉय कर रहे हैं, वो लोग इम्प्यूनिटी इंजॉय कर रहे हैं और डंके की चोट पे ये कह रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, हम लगातार इस तरह के हमले, इस तरह के मतलब घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और जब भी हमारी हुकूमत आएगी, जिसको कहते हैं कि जब भी हमारा कोतवाल होगा तो हम छूट के बाहर आ जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो ये सीधा चैलेंज है इस देश की न्याय व्यवस्था का, जो तमाम जुडिशियल प्रोसेस है। जैसा कि आज हम लोगों ने अपने इवेंट वाले पेज पे लिखा भी कि आप हुकूमत से किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। किसकी हुकूमत है ये डिसाइड नहीं करेगा कि न्यायिक प्रक्रिया किसी देश में कैसे चलेगी, और आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है। आज हुकूमत से डिसाइड हो रहा है किसी देश की न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलेगी। इसीलिए आप देखिए अफजल गुरु को जब फांसी देना होता है तो वो कॉमन कॉन्सियंस बना दिया जाता है। इसीलिए देखिए जब याकूब मेमन की बात होती है तो आपको ट्रॉलिंग से लेकर हर चीज की जाती है कि आप याकूब मेमन के बारे में मत बोलिए, लेकिन जैसे ही आप प्रज्ञा ठाकुर की बात करते हैं तो आपसे तुरंत सवाल
मतलब वर्सेस क्यों उठाए जाते हैं कि आप उनके बारे में तो नहीं बोल रहे थे, इनके बारे में क्यों बोल रहे थे। इसीलिए इन चीज़ों को समझना बारीकी से ज़रूरत है। हम जानते हैं हम उस तरफ खड़े हुए हैं जहाँ पे हर तरह के मानवाधिकार का सम्मान करते हैं, हम उस तरफ खड़े हुए हैं जहाँ पे हर उस न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाता है जिसमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद होती है। मालेगांव और इस तरह के केसेस मतलब न्याय को स्कटल करने के, जस्टिस को स्कटल करने के इस तरह के पहले केसेस नहीं है। आप देखिए बिहार में जिसपे हमारे साथियों ने फिल्म भी बनाई, बिहार में तमाम दलितों के मसक्कर हुए, एक एक करके सारे लोग छूट गए, उनका कोई मतलब ठिया ठिकाना नहीं है कि कहाँ वो केसेस चल रहे हैं, कहाँ से उनको सजा मिलेगी, और पूरे केसेस ऐसे ही पड़े हुए हैं। लाइन लगी हुई है केसेस की, मियाँपुर, बातें बतानी और आप लक्ष्मणपुर बातें बतानी टोला, ये सारे केसेस उनमें किसी को भी सजा नहीं मिली। जब इन केसेस की बात होती है जहाँ पे एक कम्युनिटी को टेरराइज किया जाता है, वहाँ पे भी लगातार यही प्रयास चल रहा है कि इन केसेस में किसी को भी सजा ना मिले, खासकर जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। आप देखिए कि इसमें किन लोगों को छुटाया जा रहा है, किन लोगों को इससे बरी किया जा रहा है। ये सारे लोग आरएसएस के पुराने नेटवर्क से जुड़े हुए हैं अभी तमाम संस्थाओं में। साथ ही साथ आप लोगों को एक बात जानना जरूरी है कि प्रज्ञा ठाकुर के बारे में, मतलब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, क्योंकि मध्य प्रदेश के इलाकों में वो तमाम कैंपेन चले। जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पकड़ा गया, एक तरह से ये मामला इस तरह का भी है कि पब्लिक मेमोरी को कैसे इरेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक मेमोरी से इस बात को ही हटा दिया जाए कि कोई आरएसएस नेटवर्क से इस तरह के टेरर की घटनाएं हुई हैं। क्योंकि असल में मसला तो यह है कि पूरा जो 9/11 और उसके बाद से पूरा जो बना कि आतंकवाद जब होगा तो एक ही कम्युनिटी के नाम पे गढ़ा जाएगा, तो उसी को पूरा फिर से कायम कराने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग आज इस पब्लिक मीटिंग के जरिए और आगे आने वाली तमाम अपनी मुहिम के जरिए इस चीज को बार बार कहना चाहते हैं कि आप इस तरह की आप हुकूमत के जरिए न्यायिक प्रक्रिया को खत्म नहीं कर सकते, आप हुकूमत के जरिए जुडिशियल प्रोसेस का मर्डर नहीं कर सकते। हमारे आज के स्पीकर्स हैं हरजोत सिंह बैल कारवान के एडिटर हैं। आप लोग जानते होंगे कारवान में एक लंबा पीस निकला था इस बात पे जो कि लीना गीता रघुनाथ ने लिखा था, असीमानंद, और पूरा इन सारे टेरर केसेस को ट्रेस करते हुए। तो हरजोत अपनी बात रखेंगे। साथ साथ मनीषा सेठी हैं। मनीषा आप लोग जानते हैं हमारे बीच की एक्टिविस्ट रही हैं, बाद में अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और काफका लैंड जो मुस्लिम यूथ को जिस तरह से फ्रेम किया जाता है टेरर केसेस में, उस पर उन्होंने बड़ा विस्तार से काम किया है, वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं पहले बुलाना चाहता हूँ हरजोत को कि वो आए अपनी बात रखें।